आज का जो हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में, या फिर आपका सब्जेक्ट जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी डिपेंड करता है क्या नाम लिखा है। उसमें हम डिस्कस करेंगे वेरियस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़। अलग अलग कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ के लिए, हमने पहले भी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में डिफरेंट जो कंसेप्ट्स उनको डिस्कस कर लिया है। तो आज हमारा जो है दैट इज़ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। तो इसमें ही मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा दैट इज़ पैसिव स्ट्रेटजी। पैसिव स्ट्रेटजी नाउ पैसिव स्ट्रेटजी का जहाँ तक सवाल है, इसको हम इंडेक्स इन्वेस्टिंग भी कहते हैं, इंडेक्स इन्वेस्टिंग। और ये जो बेस्ड है, दिस इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट ये है। ये इसके ऊपर बेस्ड ये थ्योरी जो है पैसिव स्ट्रेटजी है। अलग अलग स्ट्रेटजी जो हम फॉलो करते हैं रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट्स, उसमें से एक है पैसिव स्ट्रेटजी। तो इसमें इसको हम इंडेक्स इन्वेस्टिंग भी कहते हैं। इंडेक्स इन्वेस्टिंग का मतलब है जैसे हमारे पास NSE निफ्टी आता है, इंडेक्स से अपने आप में 150 कंपनियां होती हैं। सिमिलर BSE सेंसेक्स, उसमें 30 कंपनीज हैं इंडिया की जो बेस्ट कंपनीज होती हैं। तो ये वाला जो है जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, वो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं कि उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है और कहीं पर इन्वेस्ट नहीं करना है। सो ये जो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेसिकली मार्केट देयर इज़ सो मच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, और जो इन्फॉर्मेशन मार्केट में है दैट इज़ पब्लिकली अवेलेबल, वो सभी के लिए अवेलेबल है। ठीक है, पब्लिकली, ऐसा नहीं किसी एक पर्सन के लिए है वो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ पब्लिकली अवेलेबल। जो भी इन्फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट में है, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन है, वो सभी के लिए पब्लिकली अवेलेबल है वहाँ पर। एंड इफ़ समबडी इज़ थिंकिंग कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मैं उस पब्लिकली इन्फॉर्मेशन को लेकर मार्केट को बीट कर लूँगा, मैं हायर रिटर्न्स अर्न कर लूँगा, दैट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल। हर बार ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस इन्फॉर्मेशन नॉलेज के साथ जो है मैं उस इन्फॉर्मेशन को जानूंगा और उसके बाद मुझे पता लग चुका है और उनको पता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीबडी इज़ हैविंग नॉलेज अबाउट दैट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में बाद में, बट इज़ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, बट रफली मैंने आपको बता दिया इसमें। ठीक है, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है हमेशा कंसिस्टेंसी उसमें रिटर्न नहीं हो सकती कि लगातार हम सोचें कि हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है और लगातार हम बहुत बाकी लोगों के मुकाबले में बहुत अच्छी रिटर्न्स हासिल करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी को पता है जो चाहे वो इन्वेस्ट कर सकता है और रिटर्न ले सकता है। तो मार्केट को बीट करना जो है पॉसिबल नहीं है। प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम बात करें, देयर इज़ ए वॉर बिटवीन ईरान एंड ऑन द अदर साइड इजराइल एंड USA। तो कोई सोचेगा मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मुझे इन्फॉर्मेशन है और मार्केट में इन्वेस्ट कर लूँगा, तो मैं या विड्रॉ कर लूँगा इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे जो भी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है, अच्छे या बुरे जो रिजल्ट आएंगे सभी के लिए आने के चांसेस है वहाँ पे। तो दिस इज कॉल्ड एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड पैसिव स्ट्रेटजी। तो पैसिव स्ट्रेटजी जो अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पैसिव स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा सा जो है, बाकी हम बाद में देखते हैं पैसिव स्ट्रेटजी में क्या है। बेसिकली इसमें किस चीज़ के ऊपर फोकस होता है? इसमें फोकस होता है पैसिव स्ट्रेटजी में बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी, यानी कि बाय एंड होल्ड। हमने एक बार ख़रीद लेना है और उसके बाद उसको होल्ड करके रखना है, उस स्टॉक को, शेयर को। ठीक है, यानी एक बार ख़रीद लेना है और लंबे टाइम के लिए उसको अपने पास बना कर रखना है। दिस इज़ कॉल्ड बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी। अब बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी रफली यही है। बेसिकली दिस इज ए लेजी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। लेजी स्टाइल कैसे कह सकते हैं इसे? लेजी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। लेजी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, तो लेजी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग का मतलब है एक तरह से सुस्त चाल, जो है सुस्त वे में इन्वेस्टमेंट करनी है। क्या सुस्ती दिखानी है इन्वेस्टमेंट में? कहने का मतलब है एक बार पैसा डाल दिया मार्केट में, चाहे वो स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, जहाँ कहीं भी डालना है, उसके बाद सोचना नहीं उस पैसे के बारे में कि मेरा क्या बन रहा है उस पैसे का। द इन्वेस्टर हैव टू वेट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम।
लॉन्गर पीरियड के लिए वेट करना है उसको, लंबी अवधि के लिए, जिसको जल्दबाजी कि मेरा जल्दी में पैसा बन जाए, उसके लिए स्ट्रैटेजी नहीं है। ये स्ट्रैटेजी उन्हीं लोगों के लिए जो वेट एंड वॉच के ऊपर विश्वास करते हैं, जो इंतज़ार कर सकते हैं कि जिनका पैसा जो लगा रखा है उसको मार्केट से इमीडिएट विड्रॉ नहीं करना है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लेजी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। लेजी एक बार डाल देना, उसके बाद बार बार नहीं चेक करना है, बार बार उसको विड्रॉ नहीं करना है, कुछ भी इस तरह की स्ट्रैटेजी है ये। सो अब ये जो है देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टॉर्म्स इन द मार्केट। फाइनेंशियल स्टॉर्म्स, बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं मार्केट में, फाइनेंशियल स्टॉर्म्स। तो अगर हम स्टॉर्म्स की बात करें, रिसेंटली देखिए आपको कोरोना जो पीरियड था, दैट वाज ए फाइनेंशियल स्टॉर्म इन द मार्केट। अभी जो ईरान वाली जो यूएस और देयर इज़ ए फाइट बिटवीन विद यूएसए एंड इजराइल ऑफ दैट ऑफ ईरान, सो वो भी अपने आप में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं। अब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि होल ऑफ द वर्ल्ड इज़ अफेक्टेड समवेयर बिकॉज दैट इज़ डिपेंडेंट अपन क्रूड, और वर्ल्ड का जो 20% क्रूड है उस एरिया से होकर निकलता है। ठीक है, तो क्रूड क्राइसिस हो चुके हैं आज की तारीख में, क्रूड ऑयल के, गैस के भी क्राइसिस हो चुके हैं। तो इस तरह के स्टॉर्म्स बार बार आते हैं स्टॉक मार्केट के सामने, लेकिन जिसने पैसा लगा रखा है इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए, वो क्या करेगा, पैसा डाल दिया है, बार बार उसको टेंशन नहीं लेनी मेरा पैसे का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके बाद उसको चिंता नहीं करनी है। तो यहाँ वेट एंड वॉच की पॉलिसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये आएगा लॉन्गर पीरियड के लिए स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसी तरह से एक और स्ट्रेटजी हमारे सामने है एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। एक और बात बताऊँ आपको थोड़ा सा कि दैट इज़ एक्टिव नहीं, दिस इज़ पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मैंने आपको कहा जैसे पैसिव स्ट्रेटजी है और इसी के ऊपर डिपेंड करता है पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बुक में आपको मिलेंगी चीज़ें, पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सो एज पर पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज कंसर्न। समझ आ रही मेरी बात की नहीं? थोड़ा सा यहाँ भी फोकस हो सकता है रिकॉर्डिंग पे, और अदरवाइज थोड़ा सा ढंग से समझे, बुक में भी स्टडी करें और इसको देखें क्या है। ठीक है, तो पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब, पोर्टफोलियो का मैंने बता दिया, यू आर हैविंग ए बास्केट ऑफ स्टॉक्स इन योर हैंड्स। आपके पास मल्टीपल स्टॉक्स हैं जैसे भी हैं, और आपको देखना है कि पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, जो मेरे पास शेयर्स हैं उनको कैसे कैसे मैनेज करना उसके बारे में है। सो यहाँ पर जो है देयर इज़ इस तरह की फाइनेंशियल स्ट्रेटजी है कि जिसमें कोई फ्यूचर फोरकास्टिंग ज़्यादा नहीं हो रही है। ठीक है, कम फ्यूचर फोरकास्टिंग हो रही है। और पैसिव स्ट्रेटजी में अगर हम बात करें, वहाँ पर जो है देयर इज़ जो मैनेजमेंट है दैट इज़ बेसिकली इन्वेस्टमेंट इन द इंडेक्सेस में इन्वेस्टमेंट हो रही है। वहाँ पर इंडेक्स का मतलब हो गया, जैसे मैंने आपको कहा NSE निफ्टी हो गया, उसी तरह से मैं कह रहा हूँ आपको BSE सेंसेक्स हो गया। ठीक है, इस तरह के उसमें इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और भी हो सकती है कहीं पे इन्वेस्टमेंट, लेकिन सिंपली वेट एंड वॉच की पॉलिसी है। एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी है, कोई एक्टिव जो है फंड मैनेजर्स यहाँ पर नहीं होते हैं ज़्यादा। ठीक है, कि जो कि बार बार चेक करते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट कब बन रहा है क्या नहीं है, करते हैं चेक। बट यहाँ पर हमारे पास जो है देयर इज़ ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। क्या डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है? डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जो पोर्टफोलियो है दैट इज़ डाइवर्सिफाइड, डाइवर्सिफिकेशन है। अब जैसे हम देख रहे हैं कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, तो डाइवर्सिफिकेशन ऑटोमेटिकली होगी जब सेंसेक्स है, सेंसेक्स में जो 30 कंपनियां आती हैं दे आर ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड, वो अलग अलग सेक्टर की कंपनियां हैं। दे आर बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज। अगर इंडिया की हम बात करते हैं, बेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया की सबसे बेस्ट है, तो ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि वो सेंसेक्स को फॉलो कर रहा है या फिर NSE निफ्टी को फॉलो कर रहा है। अगेन दैट इज़ ए डाइवर्सिफाइड, अपने आप में डाइवर्सिफाइड है, उसमें बहुत सारी वेरिएशन है, अलग अलग टाइप की कंपनीज हैं, हर सेक्टर की बेस्ट जो कंपनीज वहाँ इन्वॉल्व है। अगर MNSE निफ्टी की बात करते हैं, तो कहने का मतलब है हमारा जो पोर्टफोलियो बना है पैसिव स्ट्रेटजी में, वो हम सेंसेक्स और इसको निफ्टी को फॉलो कर रहे हैं, बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं अगर हम पैसिव स्ट्रेटजी की बात करते हैं, दैट इज़ वन पॉइंट इज़ लो कॉस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर लो कॉस्ट कैसे इन्वेस्टमेंट की है, हाउ देयर इज़ ए लो कॉस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। सबसे पहली बात तो है कि इन द पैसिव मैनेजमेंट स्ट्रेटजी
पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, हमें बार बार जो है अपने पैसे को विड्रॉ नहीं करना है, बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। हमें लगता है कि जब मार्केट इस टाइम अच्छी परफॉर्म कर रही है या डाउन परफॉर्म कर रही है तो हम उन सिचुएशंस के हिसाब से बार बार पैसे को निकालेंगे नहीं या वापस उसमें पैसा डालेंगे नहीं। इस तरह की चीज़ें हम नहीं करते हैं पैसिव स्ट्रेटजी में, बार बार बहुत रूटीन पे डेली बेस पे नहीं करते नहीं है, जैसे कि एक्टिव स्ट्रेटजी में डिस्कस करूँगा उसमें वैसा होता है। ठीक है, तो इस वजह से कॉस्ट कम है, क्योंकि आपको ब्रोकरेज के चार्जेस बार बार नहीं देने हैं, ऐसा नहीं, बहुत कम करेंगे आप विड्रॉल और इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे, मतलब बीच बार बार आप निकालेंगे और एंट्री वहाँ पे फ्रीक्वेंट नहीं करेंगे जितनी की एक्टिव स्ट्रेटजी में होती है। तो इस वजह से कॉस्ट जो है कॉस्ट कम बन जाती है। इन्वेस्टर हु इज़ इन्वेस्टिंग द मनी उसके लिए ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह कंपैरेटिवली लेस होते हैं यहाँ पे। और उसके बाद इसमें है लॉन्गर आउटलुक। लॉन्गर आउटलुक नज़र आती है। लॉन्गर आउटलुक का मतलब है लंबी अवधि के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दिस इज़ नॉट ए फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, छोटे टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो हमारा टर्नओवर है दैट इज़ अगेन गुड। मार्केट की परफॉर्मेंस लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में बढ़िया ही होती है एज़ कम्पेयर टू, अगर अभी बीच में ऐसे कई सिनेरियोज आते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग 1991-92 क्राइसिस था, उसके बाद हमारे पास 2008 भी बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। बीच में कई बार वर्ल्ड में ऐसे क्राइसिस आए हैं। सिमिलरली अभी 2020 के आसपास का कोरोना का क्राइसिस, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम रही। ठीक है, सिमिलरली वी आर हैविंग प्रेजेंट सिनेरियो थोड़ा इस तरह के मार्केट में अप्स एंड डाउन बार बार चलते रहते हैं। ठीक है, तो उसका नटशेल में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम की हमारी स्ट्रेटजी है। हम लंबे टाइम के लिए अपना पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, छोटे टाइम के लिए हम पैसा नहीं लगा रहे हैं। तो ये इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज थे जो मैंने आपसे बात की पैसिव स्ट्रेटजी के बारे में। और यहाँ पर रेगुलर रिटर्न्स वहाँ पे बनती रहती हैं, कॉस्ट वगैरह कम रहती है। ये मैंने आपको पैसिव स्ट्रेटजी की बात की। नेक्स्ट इज़ एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की हम बात करेंगे। तो पैसिव स्ट्रेटजी मैंने बता दिया। इंडेक्स फंड में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो कि इंडेक्स को ही फॉलो करते हैं, वहाँ से सिमिलरली लो कॉस्ट होती है यहाँ पे और लॉन्गर पीरियड का सिनेरियो वहाँ पर रहता है। नाउ आफ्टर दैट वी आर हैविंग एक्टिव स्ट्रेटजी। एक्टिव स्ट्रेटजी में क्या होता है, फ्रीक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द स्टॉक्स। हम लगातार खरीदते हैं स्टॉक्स को एंड वी आर सेलिंग द स्टॉक्स रेगुलरली। हम बार बार खरीद रहे हैं, बार बार उसको बेच रहे हैं। सो देयर इज़ ए रेगुलर रिसर्च एंड एनालिसिस। रेगुलर रिसर्च हो रही है वहाँ पर मार्केट की। वी आर एनालाइजिंग द स्टॉक मार्केट्स रेगुलरली, वी आर एनालाइजिंग द मार्केट्स रेगुलरली, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट करनी ऑन द बेस ऑफ रिसर्च। अगर हमारी रिसर्च बेटर होगी, चाहे हम रिसर्च मीडिया के थ्रू करें, चाहे न्यूज़ चैनल्स देखें, चाहे वो एक्टिव रिपोर्ट्स कोई हो सकती है, कंपनी के रिजल्ट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, हमारी रिसर्च रेगुलर चलती रहती है। तो यहाँ पर बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी नहीं रहती। बाय एंड होल्ड का मतलब ये है कि आपने खरीद लिया, उसको लॉन्गर पीरियड के लिए बचा कर रखना। नो, वी आर नॉट फॉलोइंग सच टाइप ऑफ स्ट्रेटजी। इस तरह की स्ट्रेटजी हम वहाँ पर फॉलो नहीं करते हैं। हमारा विश्वास है कि खरीदना है और बार उसको बेचते जाना है जब हमें चांस मिलता है, जब हमें प्रॉफिट कमाने का चांस मिलता है। वी विल बी फॉलोइंग दैट वन टाइप ऑफ स्ट्रेटजी। दिस इज एक्टिव मैनेजमेंट। एक्टिव रहना हमेशा मैनेजमेंट को। सो देयर इज ए सम पोर्टफोलियो मैनेजर। वहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजर रहता है जो कि उस पोर्टफोलियो को मैनेज करता है। उसके अलावा पोर्टफोलियो मैनेजर के अलावा बेसिकली एक इंडिविजुअल पर्सन है जिसको कि बहुत एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज होती है और उनकी टीम होती है। उनके साथ को मैनेजर्स हो सकते हैं जो कि उनकी हेल्प करेंगे। पूरा जो फंड है उसको देखना है कि क्या परफॉर्मेंस चल रही है उन फंड्स की, और टीम होती है। उनके अलावा को मैनेजर के अलावा टीम भी वर्कआउट करती है। देखते हैं कि जो फंड है, इन्वेस्टमेंट जो कर रखी है, उनको रेगुलर चेक करना है सो दैट द डिसीजंस कैन बी मेड अबाउट द फंड। डिसीजंस ताकि वो फंड के बारे में ले पाएँ जहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, चाहे म्यूचुअल फंड की बात करें जहाँ भी हैं वहाँ पे। और यहाँ पर इन डेप्थ मार्केट रिसर्च है। इन डेप्थ मार्केट रिसर्च इज़ देयर। मार्केट रिसर्च जो होगी वो बहुत ही गहराई से मार्केट को रिसर्च किया जाएगा, उसके बेस पर ही वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही है। और मार्केट फोरकास्टिंग इज़ देयर। मार्केट के बारे में भविष्यवाणी एक तरह से हो रही है, फोरकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि फ्यूचर में क्या सिचुएशंस आ सकती हैं, क्या हालात आ सकते हैं। अभी जो हमारे सामने सिचुएशंस हैं, वॉर टाइम्स टाइप सिचुएशन, ईरान वर्सेस इजराइल एंड इससे पहले अगर हम बात करें यूएसए के साथ,
तो मैं कोई मीडिया रिपोर्ट सुन रहा था कि इससे पहले यूक्रेन और रशिया की भी वॉर हुई, बट उसका इम्पैक्ट कुछ और तरह का रहा। लेकिन ये जो प्रेजेंट सिनेरियो, बिकॉज एवरीवेयर ऑयल इज़ बीइंग यूज्ड, तो ऑयल का इफेक्ट सब जगह, क्रूड ऑयल का सब जगह इम्पैक्ट पड़ रहा है, पूरी इकोनॉमी को असर पड़ रहा है, पूरे वर्ल्ड को उसका असर पड़ रहा है कहीं ना कहीं। तो ये फ्यूचर में क्या हालात होने वाले हैं कहना भी थोड़ा मुश्किल है। तो दिस इज़, और इसका भी मैं देख रहा था कि कोरोना के मुकाबले में इसके क्या हालात हैं। कोरोना वॉज बेसिकली अनप्रडिक्टेबल, वो अपने आप में बिल्कुल प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं था कोरोना को, बट दिस ये पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को उस वे में उसने अफेक्ट कर दिया। बट एज फॉर दिस प्रेजेंट वॉर टाइम सिचुएशन इज कंसर्न, यहाँ पर डिसीजन इज अल्टीमेटली डिपेंडिंग अपॉन द लीडर्स ऑफ ईरान एज वेल एज ऑन द लीडर्स ऑफ यूएस एंड इजराइल। ठीक है, उनके ऊपर डिपेंड करेगा, 2-3 लोगों के डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये डायरेक्शंस कहाँ को जाएगी अल्टीमेटली, वर्ल्ड इकोनॉमी की, वर्ल्ड मार्केट्स की कहाँ को जाएगी। तो उस वे में थोड़ा डिफरेंट है ये कोरोना और उसके मुकाबले में। तो इस तरह के एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है लगातार, जो मैनेजमेंट टीम है, और सो दैट द अट्रैक्टिव रिटर्न्स कैन बी गिवन टू द इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अच्छे रिटर्न्स दिए जा सकें। ठीक है, तो ये जो मैंने आपके सामने बोली, दिस वाज द एक्टिव टाइप ऑफ स्ट्रेटजी। यहाँ पे हम जो फॉलो करेंगे, एक्टिव बाइंग एंड सेलिंग करते रहेंगे, लगातार हम खरीदते रहेंगे शेयर्स को। और इसके बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा। दिस इज़ बेस्ड अपॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एज फॉर एक्टिव स्ट्रेटेजी इज कंसर्न, ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो कौन कितना इसको एक्सपेक्ट कर सकता है कि फ्यूचर में कहाँ डायरेक्शंस जाने वाली मार्केट्स की, तो वो इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड दे आर बिलीविंग दैट वी कैन बीट द मार्केट। उन्हें ये लगता है कि हम मार्केट को बीट कर सकते हैं, मार्केट में जो रिटर्न आ रही है उसके मुकाबले में हम बेटर रिटर्न्स दे सकते हैं। सो दिस इज़ द एक्टिव स्ट्रेटजी। एक्टिव जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट उस स्ट्रेटजी में ये काम करता है, क्योंकि मार्केट में दे आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ मार्केट इनएफिशिएंसीज। मार्केट में बहुत सारी इनएफिशिएंसीज हैं। मार्केट इनएफिशिएंसीज, इनएफिशिएंसी का मतलब हो गया कि मार्केट में बहुत से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जैसे भी मैं कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स अभी आई है, प्रेजेंट है, तो इस तरह की लगातार मार्केट में इनएफिशिएंसीज आती रहती है किसी ना किसी वे में। तो द पर्सन्स हु आर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट्स इन एक्टिव वे, वो एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं वहाँ पे। मैंने कहा कि एक्सपर्ट लोग इसमें हैं, तो एक्सपर्ट एडवाइस के ऊपर इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे सिनेरियो सारा रहता है। बट द नेगेटिव पॉइंट हियर इज एवरेज कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट इज़ हायर। वाई? बिकॉज यहाँ पे एक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है, बार बार शेयर्स को खरीदना, स्टॉक्स को खरीदना, उसको बेचना बार बार, उसमें ब्रोकरेज वगैरह इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें फॉलो की जाती है? दे आर फॉलोइंग द मार्केट कंडीशंस। मार्केट कंडीशंस को फॉलो करते हैं कि मार्केट की क्या हालात चल रहे हैं। ठीक है, और उन मार्केट कंडीशंस के अलावा जो है वो टेक्निकल इंडिकेटर्स को भी देखते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखते हैं कि कई ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर भी उनका ध्यान रहता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। तो एक्टिव स्ट्रेटजी में बहुत डीप एनालिसिस ज़रूरी है, बिकॉज रिस्क जो है वहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आता है। वहाँ पे वेट एंड वॉच पॉलिसी नहीं होती है लाइक द पैसिव स्ट्रेटजी, जहाँ पर एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लॉन्गर पीरियड के लिए वेट करना है, मनी विल गिव द रिटर्न, ये पॉलिसी फॉलो करते हैं। डेफिनेटली दैट इज़ वेरी मच फ्रूटफुल, लेकिन वहाँ पे बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे भी रिसर्च है, बट उस तरह का एक्टिव नहीं रहना हमेशा। बट एक्टिव स्ट्रेटजी में हमें लगातार बिल्कुल एक्टिव रहना पड़ेगा। तो ये मैंने मेन 2 स्ट्रेटजीज आपसे डिस्कस की। देन इसी में कुछ और स्ट्रेटजी भी बीच में आपको नज़र आएंगी, दैट इज़ बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी। बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी। नाउ व्हाट इज दिस बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी? अगर हम बात करते हैं, ये एक्टिव स्ट्रेटजी का ही कह सकते हैं, ये अलग से ही है, वैसे कह लीजिए आप बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी। तो बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी बेसिकली हम बात करेंगे, दिस इज़ ए पार्ट ऑफ पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की ये स्ट्रेटजी है। उसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर इज़ बाइंग द स्टॉक को बाय करना है और उसको होल्ड करके रखना है, अपने पास वैसे होल्ड करके रखना है। मार्केट में जैसी मर्जी फ्लक्चुएशंस आए उससे कोई लेना देना नहीं है। मार्केट फ्लक्चुएशंस की तरफ ज़्यादा गौर नहीं करना है। अप्स एंड डाउन जितने भी आए, मार्केट में जैसी मर्जी वॉलेटिलिटी आए, अप्स एंड डाउन्स आए, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देना ज़्यादा।
होल्ड के रखना है, जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसको अपने पास बना के रखना है। एंड दे आर नॉट हैविंग एनी कंसर्न अबाउट शॉर्टर पीरियड, छोटे पीरियड में कोई उनका कंसर्न नहीं है, शॉर्टर पीरियड में उनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कोई कंसर्न उनका नहीं रहता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मार्केट में क्या पॉजिटिव पॉइंट्स आ रहे हैं, क्या नेगेटिव आ रहे हैं, उनका कोई वहाँ पे लेना देना नहीं है, ठीक है। तो और शॉर्टर पीरियड में ना उनको खरीदना है कुछ, ना फिर छोटे टाइम के लिए जैसे आज खरीद लिया और कल बेच दिया, कल खरीद लिया परसों बेच दिया, इस तरह का काम उन्होंने करना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एंड दिस इज़ द बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी। आपको नज़र आएंगे अपनी बुक्स में पॉइंट्स ये, ठीक है, बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी। देन बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी के बाद हमारे पास है नेक्स्ट इज टॉप डाउन और बॉटम अप्रोच। टॉप डाउन और बॉटम अप्रोच, टॉप डाउन और बॉटम अप्रोच। और टॉप डाउन अप्रोच जो है दैट इज़ बेस्ड अपॉन मैक्रो पैरामीटर्स। टॉप डाउन की अगर हम बात करते हैं, दिस इज़ बेस्ड अपॉन मैक्रो इंडिकेटर्स। नाउ मैक्रो इंडिकेटर्स का मतलब क्या हो गया कि मार्केट में जो ओवरऑल इकोनॉमी की जो हेल्थ है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इकोनॉमी के ऊपर उनकी नज़र रहती है, दे आर फोकसिंग अपॉन द इकोनॉमी एंड अल्टीमेटली व्हाट दे आर हैविंग इम्पैक्ट अपॉन द स्टॉक्स, शेयर्स के ऊपर उनका क्या फ़र्क पड़ने वाला इकोनॉमी का, वो चेक करते हैं। स्टॉक्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट उनका जा रहा है वो देखना है। जैसे मैंने आपको कहा कि कोरोना पीरियड हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, फिजिकल पॉलिसी हो गया, अपना अभी करंट वॉर टाइप सिचुएशंस होगी, इन चीज़ों पे उनकी नज़र रहती है। सो वो जो हैं उस केस में उन्हें जब लगता है, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट सिनेरियो की बात करता हूँ, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू परचेज द शेयर्स। ये सही टाइम नहीं है। अगर आप थोड़ा सा न्यूज़ चैनल्स को भी देखें, फाइनेंशियल न्यूज़ भी पढ़ें, ठीक है, तो वहाँ पर दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू सेल द शेयर्स। परचेज़ के लिए तो बेस्ट टाइम है, आई एम सॉरी, परचेज़ के लिए तो बेस्ट टाइम हो सकता है, बट सेल के लिए बेस्ट टाइम नहीं है, क्योंकि जब शेयर्स पहले खरीदे होंगे, स्टॉक्स पहले खरीदे होंगे, वो कंपैरेटिवली आज जो रेट चल रहे हैं उसके मुकाबले में ज़्यादा रेट्स पे वो खरीदे गए होंगे पहले नॉर्मली। और अगर कह लीजिए कि 100 रुपये में आपने चीज़ खरीदी और आज उसका रेट 50 रुपये है, तो बेवकूफ़ी उसे बेचना। तो उस पर मार्केट की सिचुएशंस ऐसी नहीं है। अगर मैं आज के हालात बात करूं तो दिस इज़ द, तो ये किस चीज़ पे फॉलो कर रहे हैं, दिस इज़ टॉप डाउन अप्रोच। यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच में इन्होंने ध्यान रखना है कि किस पे अपने शेयर्स को परचेज करना। दे विल बी प्लेइंग विद द डिफेंसिव स्टॉक्स। डिफेंसिव स्टॉक्स कौन से हो गए? अगर हम डिफेंसिव स्टॉक्स की बात करते हैं, कौन से डिफेंसिव स्टॉक्स है? लाइक फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर डिफेंसिव स्टॉक है, ठीक है, मैंने कल भी बताया था, डिफेंस के साथ खेलना है। फार्मा सेक्टर इस तरह का है। फार्मा के अलावा अगर मैं बात करूं कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी की हम बात करते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये डिफेंसिव स्टॉक्स से कहीं ना कहीं नज़र आते हैं। वाई दीज आर डिफेंसिव स्टॉक्स? पीपल विल हैव टू परचेज द मेडिसिन्स, चाहे जैसे मर्जी हालात हो, हेल्थ का इशू तो हमेशा रहता ही है। मैंने कोरोना का आपको एग्जाम्पल दिया था। कोरोना के टाइम में फार्मा इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एफएमसीजी ने, कंज्यूमर गुड्स ने, जो कि हमारे डेली लेवल की चीज़ें यूज़ होती हैं हमारे घरों में, खाने पीने का सामान है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिकी हैं। कोरोना पीरियड बेशक डाउन पीरियड था, उसके बावजूद भी ये चीज़ें बिकी ही बिकी है। तो कहने का मतलब है ये दोनों इंडस्ट्रीज़ आमतौर पर बढ़िया परफॉर्म करती हैं। तो ऐसे केस में जब हमें थोड़ा आइडिया नहीं लग रहा है मार्केट का, वी कैन गो फॉर सच टाइप ऑफ इंडस्ट्री। जैसे मैंने फार्मा और एफएमसीजी वगैरह के बारे में बात की, तो इसमें जाया जा सकता है। तो ये जो टॉप डाउन अप्रोच है इसके ऊपर फोकस करती है कि डिफेंसिव स्टॉक्स को परचेज कर लेना है। उसके बाद दूसरी हमारी जो स्ट्रेटजी है वो है दैट इज़ कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप इन्वेस्टिंग, बॉटम अप अप्रोच। तो बॉटम अप्रोच में क्या होगा, यानी नीचे से ऊपर की तरफ को आपको सोचना है। उसमें जो है यू हैव टू फोकस अपॉन इंडिविजुअल कंपनी के बारे में सोचना है। पहले मैंने ओवरऑल इकोनॉमी की, इंडस्ट्री के बारे में बात की कि फार्मा और जो है दूसरा हमने कहा एफएमसीजी के बारे में। सिमिलरली नाउ वी हैव टू फोकस अपॉन द इंडिविजुअल कंपनी। हमारी अप्रोच बॉटम अप अप्रोच में इस तरह का होगा। एंड वी हैव टू फोकस अपॉन फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस पे हमें फोकस करना होगा। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब क्या? कंपनी के जो बेसिक जो बैलेंस शीट्स हैं, प्रॉफिट लॉस हैं, रेशूज़ हैं, फंड फ्लोज वगैरह हैं, उनको समझना होगा प्रॉपरली। इंडिविजुअल कंपनी के उनके डेट इक्विटी रेशू को, अलग अलग जो रेशूज़ हैं, कैश फ्लो को देखना होगा, डेट इक्विटी रेशू को देखना होगा, ठीक है। और इस तरह की कुछ चीज़ें जो हमें देखनी पड़ेंगी।
डिफरेंट रेशियो एनालिसिस करने होंगे। सिमिलरली हमें प्राइस अर्निंग रेशियो देखना है, पी रेशियो देखना है, ठीक है। यानी मार्केट में वहाँ पे इंडिविजुअल कंपनी के फंडामेंटल्स को देखना है, कितने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, या हमने डिविडेंड यील्ड देखना है। इस तरह के कुछ वर्ड वहाँ पे थोड़ा देखने पड़ेंगे आपको बाद में। डिविडेंड यील्ड कि डिविडेंड देने की कैपेसिटी क्या है इनकी। इस तरह के और भी वेरिएबल्स हैं जो इंडिविजुअल कंपनी से रिलेटेड हमने देखने सारे के सारे, ठीक है। ओवरऑल मार्केट के ऊपर नहीं देखना है, इंडिविजुअल कंपनी पे फोकस करना है, उसी के बेस पे हमने रिटर्न्स हासिल करनी, यानी उन कंपनीज पे हम अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे जो कंपनी हमें बढ़िया परफॉर्म कर सकती है, जिनके रेशियोज बहुत अच्छे हैं, जिनका डिविडेंड का परफॉर्मेंस बढ़िया है, ओवरऑल बैलेंस शीट बहुत बढ़िया है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट की सिचुएशंस बढ़िया है, ठीक है। तो ये हमने जो कुछ अप्रोचेज हमने डिस्कस की यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट अप्रोच जो हमारी आ गई दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रेरियन अप्रोच। कॉन्ट्रेरियन अप्रोच या कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। इस इन्वेस्टमेंट अप्रोच में क्या है, वी हैव नॉट टू मूव विद द क्राउड। हमने भीड़ के साथ नहीं चलना है, भीड़ जैसा सोचती है हमने भीड़ की तरह नहीं सोचना है, जैसे क्राउड सोचती है, जैसे मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर थिंकिंग, हम उस तरह से नहीं सोचेंगे, हम उनसे हट के सोचेंगे। फॉर एग्जाम्पल पीपल मे बी हैविंग नेगेटिव अप्रोच हो सकती है मार्केट के बारे में। फॉर एग्जांपल द करंट सिनेरियो, लोग कंफ्यूज हो सकते हैं जिन्हें पता नहीं है कि इस वक्त इन्वेस्ट करना है। पैनिक सिचुएशन हो सकती है, जिसने अपना ज़्यादा पैसा लगा रखा वो डर में आ सकता है कि मेरा पैसा डूब गया है आज की तारीख में। जिसने 1 लाख रुपए लगाया, 2 लाख 10 हज़ार जो भी लगा रखा है, जितने में लगायागा उससे कम रेट पे आज की तारीख में फिलहाल मार्केट डाउन बीच में चल रही है। या कोरोना के टाइम पीरियड में भी ऐसा ही हुआ, जब मार्केट डाउन होती है तो जितना पैसा लगाया उससे कम उसका रेट बन जाता है, तो वो पेसिमिज्म आ सकता है वहाँ। पेसिमिज्म का मतलब ही निराशा वाले हालात हो सकते हैं पैदा, कि हम क्या करें, अब चिंता हो सकती है। तो उस केस में जो भीड़ तो ये इस तरह का सोचेगी, लेकिन जो भीड़ से अलग सोचना चाहते हैं वो उसको कैसे लेंगे, उनका नज़रिया डिफरेंट होगा। उन्होंने क्या सोचना है, वी विल बी परचेजिंग द स्टॉक ड्यूरिंग दिस टाइम। उन्होंने उस टाइम में स्टॉक्स को खरीदना है, उस टाइम में शेयर्स को खरीदना है जब लोग पैनिक में होंगे, ठीक है। सो दिस विल द बेस्ट टाइम टू परचेज द शेयर। यानी कोरोना का जो टाइम था दैट वाज द बेस्ट टाइम टू परचेज द शेयर्स, बेस्ट टाइम टू परचेज स्टॉक्स। इस वक्त भी मार्केट में जब इस तरह के हालात थोड़े से डाउन चल रहे हैं अगर होंगे, तो उस टाइम दिस इज द बेस्ट टाइम टू परचेज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्टमेंट, बेस्ट टाइम टू परचेज स्टॉक्स। तो यानी जो सोच रहे हैं लोग उससे बेटर सोचना पड़ेगा। और लोगों यानी अल्टीमेटली दिस इज बेस्ड अपॉन द सेंटिमेंट ऑफ द पीपल। लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं, लोगों की जो भावनाएं हैं, इसके ऊपर काम करता है ये सारा का सारा सिस्टम, भावनाओं के ऊपर काम करता है स्टॉक मार्केट्स की अगर हम बात करते हैं। तो कहने का मतलब है उन शेयर्स को खरीदना जिनकी वैल्यू डाउन है। फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द अभी प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम देखें मार्केट्स को, मैंने डायरेक्टली देखा नहीं है, बट ये जो ऑयल रिलेटेड कंपनी जो हैं, या फिर जो कि एयरलाइंस रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, या फिर ऑयल का जहाँ पर यूज़ हो रहा है कहीं ना कहीं, या कोरोना टाइम पीरियड में अगर हम बात करें एयरलाइंस इंडस्ट्री जो है उसने जो मार्केट में कम परफॉर्म किया। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जो होटल इंडस्ट्री है, उनकी भी हालत ख़राब हो गई। तो दैट वाज द बेस्ट टाइम टू परचेज दो शेयर्स। दूसरी तरफ जिन्होंने शेयर पहले से खरीद रखे होंगे, स्टॉक्स ऑलरेडी खरीदे होंगे, वो टेंशन में होंगे कि हम क्या करें, बेचें, ऐसा ना कंपनी बंद ही हो जाए फॉरएवर, ऐसा ना हमारा बिल्कुल ही पैसा डूब जाए, ठीक है। जो दूसरे हैं वो क्या सोचेंगे, दिस इज राइट टाइम टू परचेज, कौड़ियों के भाव चीज़ों को खरीदना है जो चीज़ महंगी है। सो इस तरह की जो स्ट्रेटेजी, दिस इज कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग, इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट आ गई हमारे पास दैट इज डिविडेंड इन्वेस्टिंग। डिविडेंड इन्वेस्टिंग में क्या होगा, इनका जो फोकस है दैट इज डिविडेंड इन्वेस्टिंग वाली जो इन्वेस्टर्स हैं, देयर इज ए फोकस ऑन द हाई डिविडेंड स्टॉक्स। वो इन स्टॉक्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां पर डिविडेंड ज़्यादा मिलता है, यानी इनको नज़र आता है कि रेगुलर डिविडेंड कंपनी दे रही है, वहाँ से हमें उनमें ही इन्वेस्टमेंट करनी जहाँ से हमें कैश डिविडेंड जो मिल रहा है, लगातार हमें कैश डिविडेंड मिल रहा है, हमने उस पर करना है इन्वेस्टमेंट, उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन इसका नेगेटिव साइड भी कहीं ना कहीं है कि जो कंपनी है जो डिविडेंड नहीं, जो लगातार डिविडेंड दे रही है, उसके पास रिटेन्ड अर्निंग्स कम होंगी। रिटेन्ड अर्निंग्स कम होंगी का मतलब है जो अर्निंग्स कर रखी है उन्होंने ऑलरेडी, उसका पोर्शन उनके पास बचेगा नहीं। प्रॉफिट जो है उसको बचाना भी अपने लिए बेटर सिचुएशन है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स इज वन पॉइंट। रिटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है अर्निंग्स को, एंड वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना उनका ज़रूरी है, जो कि विच इन्वेस्टमेंट्स आर मोर लिक्विडेटिव, जो कि जहाँ पे रिटर्न्स बड़ी अच्छी ली जा सकती हैं, बेटर एज कम्पेयर टू पे द डिविडेंड। अगर डिविडेंड पे कर देंगे तो इस तरह की उनके पास कोई भी अर्निंग्स नहीं बचेगी, जो कि बेटर प्लेसेस में जिनको इन्वेस्ट किया जा सकता है। कंपनी ने अपने प्रॉफिट का मैक्सिमम जो पोर्शन है, क्योंकि एज ए डिविडेंड दे दिया होगा,
तो इस वजह से उनके लिए प्रॉब्लम रहेगी। तो इसका नेगेटिव साइड ये भी है, बट पीपल आर मोर कीन फॉर द डिविडेंड्स हियर। देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग द एथिकल इन्वेस्टिंग। एथिकल इन्वेस्टिंग की हम बात करते हैं। व्हाट इज एथिकल इन्वेस्टिंग? एथिकल इन्वेस्टिंग में जो है हमारे पास एथिकल इन्वेस्टिंग में क्या होगा, बेसिकली इन्वेस्टर्स आर सोशली रिस्पॉन्सिबल, समाज के प्रति अपना दायित्व समझ रहे हैं, दे आर सोशली रिस्पॉन्सिबल। फॉर एग्जाम्पल, आई एम थिंकिंग दैट आई हैव नॉट टू मेक माई इन्वेस्टमेंट्स इन द वाइन से रिलेटेड जो कंपनीज है मैं उनमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा। शराब बेचने वाली कंपनी है, मैं उनके शेयर्स नहीं खरीदूंगा, उन स्टॉक्स को नहीं खरीदूंगा, या फिर इस तरह के शेयर्स, इस तरह की मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा जो कि मान लीजिए कि गन्स बनाने वाली कोई कंपनी। मेरे अपने एथिक्स है, मान लीजिए किसी के इंडिविजुअल एथिक्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ एक मुस्लिम्स के बारे में मुझे याद नहीं ढंग से, मैं पहले पढ़ा करता था कि वहाँ पे बिलीव है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, थोड़ा देखना पड़ेगा, कि इंटरेस्ट जो इनकम है दे डोंट वांट टू अर्न। कुछ प्रैक्टिसेस कुछ एक कल्चर्स में इस तरह की है जो इंटरेस्ट जो हम नहीं लेंगे वो उनके धर्म के खिलाफ है। आई डोंट नो मुस्लिम्स में कहाँ पे कहीं है ना, मैं श्योरिटी के साथ अभी नहीं कह सकता इस वक्त इस चीज़ को। वहाँ पे धर्म में खिलाफ है कि किसी को पैसा देना, बदले में रिटर्न जो है इंटरेस्ट के फॉर्म में लेना, ठीक है, किसी में है इस तरह का, तो उनके धर्म के खिलाफ है, किसी पर्टिकुलर उसमें रिलीजन में इस तरह का हो सकता है। देन दोज पर्सन्स आर नॉट इन्वेस्टिंग इन सच टाइप ऑफ कंपनी जहाँ पे कि जो कि इन्वेस्टिंग जो कि लोगों को एक तरह से लोन वगैरह देती हैं, इस तरह का काम करती हैं और बदले में इंटरेस्ट लेती हैं। एथिकली वो इस पर नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट। तो दिस इज कॉल्ड एथिकल इन्वेस्टिंग। किसी की सोच हो सकती है कि आई हैव टू इन्वेस्ट फॉर सस्टेनेबल कंपनी, जो कि फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट कंपनीज होंगी। फॉर एग्जांपल, आई हैव टू मेक माई इन्वेस्टमेंट इन द एनर्जी रिलेटेड कंपनीज। फ्यूचर जो एनर्जी का है, हमारे बैटरी से चलने वाली कारों की बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात हो रही है, तो मैंने उस पर फोकस करना है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे, क्योंकि फ्यूचर वही है, बिकॉज दे आर मेंटेनिंग अवर एनवायरनमेंट। मैंने वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी। मेरी इन्वेस्टमेंट हो सकती है सोलर एनर्जी में। आने वाला टाइम जो सोलर एनर्जी का टाइम नज़र आता है मुझे, एंड दिस इज़ द टाइम टू सेव अवर लाइव्स। हमारे हम बिजली के ऊपर डिपेंड ना करें, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड ना करें, और ऑयल के ऊपर डिपेंड ना करें, सोलर एनर्जी के ऊपर डिपेंड करें। सो समबडी मे बी थिंकिंग अबाउट दिस एथिकल इन्वेस्टमेंट, ये एक है। उसका हैजिंग एक वर्ड आता है, हैजिंग, HEDGING, हैजिंग। नाउ एज फॉर हैजिंग इज कंसर्न, हैजिंग का मतलब क्या हो गया? हैजिंग मीन्स हमें जो है अपना जो है रिस्क को मैनेज करना। वी हैव टू मैनेज आवर रिस्क, ठीक है। तो हमने अपने रिस्क को मैनेज करना है, हैजिंग की हम जहाँ तक सवाल है। सो वी आर यूजिंग द ऑप्शंस एंड डेरिवेटिव्स। आई डिस्कस अबाउट इन लेटर स्टेजेस की क्या है कि हमें जब लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक इज़ नॉट गोइंग टू परफॉर्म बेस्ट, तो हमने एक लिमिट तक, हमारी लिमिटेशंस हैं कि हम इतना, हमने 100 रुपये का शेयर खरीदा था और उसका प्राइस जो लगातार जो डाउन जाता जा रहा है, जिन शेयर्स में मैंने पैसा लगाया था वो 100 रुपये का शेयर फॉर एग्जांपल था, लेकिन उसका मैं एक लिमिट तक बियर कर पाऊंगा लॉस। मैंने अपने लिए लॉस बियर करने के लिए एक पैरामीटर फिक्स कर दिया है कि मैं 2 रुपये का लॉस बियर करूंगा, 3 रुपये का, 5 रुपये का, जो भी है, एक शेयर पे। मैंने हज़ारों लाखों शेयर भी खरीदे हो सकते हैं। सो उस केस में क्या करूंगा, आई विल यूज़ द पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन का मतलब है ऑटोमेटिकली जो शेयर्स हैं मेरे बिक जाएंगे, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा रिस्क बियर नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरह के ऑप्शंस जो हैं अवेलेबल हैं। और इसके अलावा डेरिवेटिव मार्केट इज़ अगेन अवेलेबल। ये अभी के लिए मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा। तो मैंने डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के बारे में आज डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।